एवरीवन, वेलकम टू GOIS। सो आज हम पार्ट 2 करेंगे फंडामेंटल राइट्स का, लेसन 2 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसमें मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के बारे बता दिया है। अब इस लेसन में हम आर्टिकल 16 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें हम पहले कुछ एक डिटेल्स कर लें। मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से बताया था द कॉन्सेप्ट, अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट एंड अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। इसमें इसका मतलब क्या होता है, जैसे दिस इज द वर्ल्ड, मैं यहाँ ये बोल रही हूँ कि द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ब्लैक एंड दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ व्हाइट। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि गाइज मुझे ये बताइए व्हाट इज ब्लैक, व्हाट इज ब्लैक, तो आपका जवाब रहना चाहिए व्हाटएवर, जो भी व्हाइट नहीं है वो चीज ब्लैक है। यस तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ इस डेफिनेशन में कि व्हाइट क्या है, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ब्लैक क्या है। मैं ये बोल रही हूँ जो चीज ब्लैक नहीं है, जो चीज व्हाइट नहीं है वो है ब्लैक। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अ डेफिनेशन इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट एंड एनी डेफिनेशन जो अच्छे से डिफाइन कर देता है भाई देखो ये व्हाइट कलर है, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेशन। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव कंपोनेंट्स हैं। अब जब मैं आर्टिकल 16 की बात करती हूँ, आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 बोलता है कि मुझे गिव इक्वल, द स्टेट शुड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब ये बोल रहा है कि तुम्हें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देना है, वो ये नहीं बोल रहा हमें क्या नहीं करना। सो दिस टाइप ऑफ अ कॉन्सेप्ट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। This type of a concept is a positive concept. अब देखिए आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 क्या बोलता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टाइम्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पहला। ठीक है, सेकंड इसका सब क्लॉज 2 मुझे क्या बोलता है? सब क्लॉज 2 बोलता है नो सिटीजन, मार्क माय वर्ड्स, नो सिटीजन shall be discriminated against on grounds of race, caste, religion, sex and place of birth। यहां तक तो हम लोगों को याद है, आर्टिकल 15 में भी ये चीज बोला गया है, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, सेक्स ऑफ बर्थ। मगर यहां पर 2 एक्स्ट्रा ग्राउंड्स है, देयर आर 2 मोर ग्राउंड्स, और ये जो ग्राउंड्स है उसमें से एक है रेसिडेंस, एक है कि आप कहाँ रहते हो, उस बेस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, और उसके अलावा और एक ग्राउंड है जिसका नाम है डिसेंट। सो ये आपके प्रीलिम्स लेवल का एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। आर्टिकल 15 हमें सिर्फ 5 ग्राउंड देता है, ठीक है, रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। वेराज जब हम बात करते हैं अबाउट आर्टिकल 16, ये बोलता है कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, और ये डिस्क्रिमिनेशन 7 ग्राउंड्स में नहीं होने चाहिए जैसा आर्टिकल 15 में था वो, और उसके साथ साथ रेसिडेंस एंड डिसेंट। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर है। अब चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। अब देखिए इंडिया में हम अक्सर बोलते हैं कि हमें इक्वालिटी, अब इंडिया में आप क्या देखोगे, हम अक्सर बोलते हैं हमें इक्वालिटी देना है, हमें इक्वालिटी देना है, लेकिन ये इक्वालिटी एक्चुअली इक्वालिटी नहीं है। ये जो इक्वालिटी है इसका एक्चुअल मीनिंग होता है इक्विटी। अब आपके दिमाग में आएगा मैम ये क्या बोली जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए मेरी बात, गौर से सुनिएगा। सपोज यहाँ पर ये एक स्टेडियम है, एग्जाम्पल ले लो, ये एक स्टेडियम है, ठीक है, और इस स्टेडियम के यहाँ पर 7 फीट का एक वॉल है, 7 फीट का वॉल है, और किसी को भी अगर एक मूवी अगर इसे देखना है इस 7 फीट के वॉल के थ्रू, उसे खड़ा होकर करना पड़ेगा। अब समझ लीजिए यहाँ पर एक छोटा, एक 6 फीट का आदमी आता है, एक 6 फीट का आदमी आता है, तो ये 6 फीट का आदमी को अगर आपको दिखाना होगा स्टेडियम को, क्या करेगा, आप क्या करेंगे, इसे आप एक 1 फीट का टूल दे देंगे और बोलेंगे आप इसके ऊपर खड़े होइए और इस मैच को आराम से देख लीजिए। वेराज अगर समझ लीजिए एक 3 फीट का बच्चा होता है, और ये 3 फीट का बच्चा भी ये बोलता है कि मुझे इस मैच को देखना है, अगर 3 फीट का बच्चा ऐसे बोलता है तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे 4 फीट का टूल दे देंगे, यस और नो, ताकि वो वॉल देख पाए। यानी कि हर इंसान को एक ही मकाम पे पहुंचाने के लिए आपको उस इंसान, आप डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मीन्स दे रहे हैं, यस और नो। देखिए दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, मतलब सबको एक लेवल पर लाने के लिए, टू मेक द कंट्री अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बैलेंस किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कंप्लीटली बात किया है इक्विटी का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इक्विटी के ऊपर पूरा फोकस किया है। ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या लेकर आता है? ये जो इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, दिस इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ आवर फोर फादर्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स के वर्ड्स पे, यानी कि B.R. अम्बेडकर के वर्ड्स पे हम इससे ये बोलते हैं कि इक्विटी जो है, इट क्रिएट्स व्हाट इज नोन एज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। मैम लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लेवल प्लेइंग फील्ड? इसका मतलब क्या है? चलिए हम और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। B.R. अम्बेडकर साहब ने बोला कि देखो डियर, हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है, इनमें से 22.5% का जो पॉपुलेशन है, 22.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी कि अगर हम एक रेस लगाते हैं, समझ लीजिए इंडिया के सारे सिटीजन्स के बीच एक रेस लगेगा, तो ये रेस में क्या होगा, ऐसा समझिए आप रेस खेलने जा रहे हो, रनिंग, यू गोइंग फॉर अ रेस, अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि यहाँ पर 75% ऑफ द पीपल एक साथ खड़े रहेंगे और यहाँ पे 22% ऑफ द पीपल, जो 22% पीपल है एससीज, उन्हें समझिए 500 मीटर दूर रखा जाएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों, दीज पीपल आर ऑलरेडी इन अ डिसएडवांटेज पोजिशन, यस और नो। इसीलिए इनको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, इनके लिए, ताकि ये 25% का गैप है, ये पूरा करने के लिए क्या करा है हमने इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स लाए हैं। और इस इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिया को एक प्रॉपर लेवलिंग प्लेइंग फील्ड में खड़ा कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे बोलोगे कि मैडम ये तो गलत है, इनके वजह से 75% ऑफ द पॉपुलेशन पीछे टना जा रही है। नहीं गाइस, B.R. अम्बेडकर ने क्या किया था, मैं यहाँ पर आप लोगों के शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसीज का जो कॉन्सेप्ट है कि उन्हें रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, उसे क्लियर कर रही हूँ, तो गौर से समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है, B.R. अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया आर्टिकल 355। उन्होंने डाल दिया आर्टिकल 355। क्या है मैम आर्टिकल 355 में? आर्टिकल 355 ये कहता है कि SC, द क्लेम्स, इस वर्ड को एज इट इज लिखिए, द क्लेम्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स shall not be done, shall not या should not be done, not be done at the cost of the efficiency, at the cost of the efficiency of the administration। अब देखिए ये वर्ड, मतलब कितने बड़े जीनियस है B.R. अम्बेडकर, आप लोग इससे ये समझ सकते हैं कि भाई हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं कि एससीज को नहीं मिला, एसटीज को नहीं मिला। यहाँ B.R. अम्बेडकर साहब ने पहले ही बोल दिया कि भाई हम इन्हें फायदे तो दे रहे हैं, बट ऐसा है कि हम दे विल नॉट बी एंटरटेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए ये टर्म है, आप बोलेंगे मैडम हम कैसे समझ सकेंगे कि एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? आपने ये तो बोल दिया कि एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है एंड एफिशिएंसी के बेसिस पे हम एससी एसटीज को रिजर्वेशन नहीं देंगे, उन्हें हम रिजर्वेशन सिर्फ उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड में लाके करेंगे। इसका तो मतलब हम समझ गए, मगर मैम हाउ विल वी अंडरस्टैंड the term efficiency of the administration? What did B.R. Ambedkar actually mean when he said this word? B.R. Ambedkar जब ये वर्ड बोल रहे थे तब उनका मतलब क्या था? तो भाई देखिए क्या हुआ था, अच्छे से समझिएगा, आपके मेंस लेवल के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करती हुई जा रही हूँ। सो B.R. अम्बेडकर ने बोला कि भाई देखो, B.R. अम्बेडकर के बाद एक केस आया, ठीक है, दिस वॉज द M.R. बालाजी versus State of Mysore case in 1962. M.R. Balaji versus State of Mysore in 1962. क्या हुआ इस केस में? देखिए इस केस में ये बात की गई कि भाई ये efficiency of the administration का मतलब क्या है? The term efficiency of administration was interpreted over here. और इस इंटरप्रिटेशन में
सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आराम से पूछा कि देखो भाई, ये जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, ये जो रिजर्वेशन है जो इक्विटी दे रही है, ये रिजर्वेशन कैन नेवर बी मोर देन 50%। तो आप लोग अक्सर पेपर्स वगैरह में पढ़ते हो और अक्सर आप लोग बोलते हो ना, मैम तेलंगाना में 69% कैसे हो गया, इसमें कैसे हो गया, उसमें कैसे हो गया। इसे आप ऐसे समझो, ये जो सीलिंग था 50% वाला सीलिंग, ये लगाया गया था इन द MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अंडर नो कंडीशंस, कोई भी कंडीशन के अंदर रिजर्वेशन जो है इट कैन नॉट बी मोर देन 50%। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब आप देखिए, अब आप देखिए, नॉर्मली समझिएगा। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। हमारे पास आर्टिकल 16 है जो बोलता है कि भाई मैं लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा। हमारे पास आर्टिकल 46 है जो बोलता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्टेट को स्पेशल लॉज बनाने चाहिए उनके प्रोटेक्शन के लिए। हमारे पास आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 है जो बोलता है स्टेट्स शुड मेक लॉज फॉर द बेटरमेंट ऑफ SC/STs। इसके अलावा 335 भी हमें दे दिया गया है। और ये जो 335 आर्टिकल नंबर है, आई एम एन्यूमरेटिंग ऑल द आर्टिकल नंबर्स की अगर मेंस में आपको कभी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट में क्वेश्चन आ जाए तो आप बड़ी आसानी से जवाब दे पाओगे। यस, तो आर्टिकल 16, आर्टिकल 46, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 335, ये सारे क्या बोल रहा है कि भाई जो अदर देर आप लोगों को क्या करना है, सारे लोगों को SC/ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को आपको देना है रिजर्वेशन। यस, यस और नो, यही है ना। अब देखिए यहाँ पर SC/ST क्या है वो तो हमें पता है, लेकिन एक टर्म और है यहाँ पे, ये टर्म जिसे कहा जाता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जिसे हम बहुत पॉपुलरली OBC कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि भाई व्हाट इज दिस OBC, ये OBC है कौन, ये क्या है, OBC होता क्या है। ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन उस वक्त में उठा था कि SCs तो हमें पता है कौन है, शेड्यूल ट्राइब्स कौन है वो भी हमें पता है, भाई ये OBCs कौन है और किस बेसिस पे इन्हें चुना जा रहा है। तो उस वक्त में क्या हुआ था, एक गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चलिए एक काम करते हैं, हम फॉर्म करते हैं द फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन, the first backward classes commission. Mark my words guys, the first backward classes commission, ठीक है। और इस कमीशन का नाम था द बाबा कालेकर, द काका कालेकर कमीशन, द काका कालेकर कमीशन। ये जो कमीशन था दिस वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1955, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, जब काका कालेकर कमीशन अपना रिपोर्ट देने गया था, यूजुअली ये जो रिपोर्ट्स देते हैं ये कमीशन ये प्रेसिडेंट साहब के सामने देते हैं, तो उस वक्त के राजेंद्र प्रसाद साहब हमारे प्रेसिडेंट साहब थे। तो प्रेसिडेंट साहब के सामने जब इन्होंने रखा था, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, किसी ने बोला औरतों को दे दो, किसी ने बोला भाई जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उन्हें दे दो, कुछ लोगों ने बोला कि भाई उन्हें दे दो जो बहुत प्रताड़ित हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। काका कालेकर ने बोला नहीं, हम जो रिजर्वेशन देंगे वो देंगे, हम अदर बैकवर्ड क्लासेस को हम कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, भाई कैस्ट को क्यों चुना, वो चलिए थोड़ी देर सुनते रहिए आपको समझ में आ जाएगा। काका कालेकर कमीशन in 1955 was the first backward class commission who recommended that the category to categorize an individual as an OBC should be caste। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात, क्या कर रहा है, कैस्ट। अब देखिए कुछ दिनों बाद आप लोगों को पता है इंदिरा गांधी जी आई, इंदिरा गांधी जी के बाद देयर वाज द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट था। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इंडिया में बहुत ज्यादा गरीबी है, इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हमें किसी तरीके से रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई इन बैकवर्ड लोग, जो लोग इतने बैकवर्ड हो चुके हैं, जो हमारे सोसाइटी से पूरी तरह पिछड़ चुके हैं, उन्हें हम आगे कैसे लाएं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने द मंडल कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया, उन्होंने मंडल कमिटी को बुलाया, ही कॉन्स्टिट्यूटेड व्हाट वाज नोन एज द मंडल कमिटी, ठीक है, मंडल कमिटी, बीपी मंडल कमिटी, ठीक है। अब मंडल कमिटी जब आई, इट वाज नोन एज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमिटी, इट वाज नोन एज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमिटी। तो मंडल जी ने बोला बताइए भाई मोरारजी देसाई साहब हमें क्या करना है। मोरारजी देसाई साहब ने बोला कि एक काम करिए,
आप थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप दो चीजें चेक करिए कि इंडिया में विच क्लासेस आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ठीक है, यानी कि SE यानी सोशल और इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस कौन से क्लासेस में है, आप ये हमें बता दीजिए। तो याद रखो गाइस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट SCs, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट STs, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पीपल जो इनके अलावा सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है। अब देखिए, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई जब तक उन्होंने अपना रिपोर्ट प्लेस किया भाई तब तक हो चुका था 1980, और तब तक जो था मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट चला गया था। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जाने के बाद फिर से वापस इंदिरा गांधी जी आ गई, और इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उनके पास बहुत सारे दूसरे काम थे। शी डिड नॉट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द मोरारजी देसाई टू द मंडल कमीशन रिपोर्ट। लेकिन फाइनली आप क्या देखते हो, आफ्टर दिस व्हाट यू विल सी इज VP सिंह गवर्नमेंट आया, ठीक है, द VP सिंह गवर्नमेंट के। अब जब VP सिंह साहब का गवर्नमेंट आया, it started checking out the recommendations of the मंडल कमेटी। अब आप बोलेंगे मैडम कब से आप मंडल कमीशन बोल रही है, मंडल कमीशन का मतलब क्या है ये तो बताइए, मंडल कमीशन का मतलब क्या है ये तो बताइए। मंडल कमीशन का रिपोर्ट क्या था, सुनिएगा। मंडल कमीशन ने बोला कि भाई देखिए, इंडिया में, मंडल कमीशन रिपोर्ट सेड इंडिया में देयर आर 44% हिंदूज, ठीक है, और ये 44% हिंदूज and 44% Hindus who are socially and economically backward, ठीक है। हमने बोला ओके, और बोला भाई इंडिया में 16% there are 16% नॉन हिंदूज। इन नॉन हिंदूज में से 8%, सुनिएगा मेरी वर्ड को, 8% ऐसे हैं जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो हमने बोला मतलब क्या बता रहे हो भाई, ठीक से बताइए मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने बोला इसका पूरा 44% और यहाँ 8%, दीज पीपल, यानी कि इंडिया में 52% ऑफ द पीपल आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल अपार्ट फ्रॉम द SC एंड ST। यहाँ पर हमने SC ST के बारे में बात ही नहीं किया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 52% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो हमने बोला ठीक है सर, आप ये बताइए कि हमें करना क्या है, व्हाट इज इट दैट वी शुड डू। मोरारजी देसाई मंडल कमीशन ने बोला इन 52%, देखो हमें पता है कि MR बालाजी केस में अच्छे से बोला हुआ है कि 50% का सीलिंग है। हमने बोला हाँ भाई। तो मंडल कमीशन ने बोला देखो 22.5%, 22.5% जो रिजर्वेशन है वो ऑलरेडी दिया हुआ है SC STs को, इसे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने बोला नहीं भाई कुछ नहीं कर सकते, बोला 50% का सीलिंग है। तो एक काम कीजिए, आप इन 52% को 27% का रिजर्वेशन दे दीजिए, गिव देम 27% रिजर्वेशन। समझ में आ रहा है सबको, गिव देम 27% एडिशनल रिप्रेजेंटेशन। हमने बोला किस हिसाब से, मंडल कमीशन ने बोला कि देखिए इट इज ऑलरेडी बीन सेड, आराम से ये चीज बोला गया है भाई कि हम लोगों को 50%, MR बालाजी केस में आराम से बोला गया है कि हमें 50% तक रखना है। तो यहाँ 22.5 एंड 27 को जब आप जोड़ते हो तो वो 49.5 बनता है, और ये जो 49.5% है ये 50% के अंदर में आता है। इसीलिए मैंने ये रिकमेंडेशन आपको किया है। सबको समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हुई हो, ठीक है। अब देखिए मैं आपको अब सेकंड पॉइंट पे ले जा रही हूँ। तो हमने क्या डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द काका कालेकर कमीशन, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन, द सेकंड कमीशन मंडल कमीशन, जिसका रिपोर्ट आपके सामने है। अब हम बात करेंगे कि इसे किस तरह से कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब देखिए मंडल कमीशन का जो ये रिपोर्ट था ये बहुत जल्दी ही चैलेंज हुआ था, और ये चैलेंज हुआ था इन द इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1993। अब देखिए इस केस को बड़े प्यार से हम मंडल केस भी बोलते हैं, हम इस केस को मंडल केस भी बोलते हैं। अब इस केस में देखिए क्या हुआ था, इस केस में
इंदिरा साहनी ने बोला था कि मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया है इसका क्या मतलब है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आराम से एक जजमेंट दिया था कि ठीक है, सिंस दे आर वर्किंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एमआर बालाजी केस, तो हम इन्हें ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छे से ये रीइटरेट कर दिया कि जैसा कि एमआर बालाजी केस में बोला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से बोल दिया कि जैसा कि बोला हुआ है, राइट, रिजर्वेशन जो है इट कैन नेवर, रिजर्वेशन जो है इट कैन नेवर एक्सीड 50%। रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। हमेशा रिजर्वेशन को 50% सीलिंग के अंदर ही रहना पड़ेगा, पहला चीज। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो रिजर्वेशन है, ये जो रिजर्वेशन है ये प्रमोशन के टाइम पे एप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रमोशंस। हमने बोला मतलब सर, मतलब आपका जो रिजर्वेशन है इट विल गेट यू इनटू अ जॉब, यानी इनिशियल अपॉइंटमेंट के टाइम आपका जो कास्ट है वो आपको हेल्प कर सकता है इन ओनली ड्यूरिंग इनिशियल अपॉइंटमेंट। लेकिन अगर आपको प्रमोशंस चाहिए तो दैट यू हैव टू डू ऑन मेरिट, ये आपको करना होगा मेरिट। तो इन चीजों के ऊपर बताया गया था। उसके बाद बहुत लोग आजकल, आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये रिजर्वेशन देने की जरूरत ही क्या है। SC STs लोग को हम लोग OBCs को हम इतना ज्यादा रिजर्वेशन देते हैं, उनके रिजर्वेशन की वजह से बहुत सारे जनरल कैंडिडेट्स बच जाते हैं। बहुत लोग, आप लोग ऐसा सोच रखते होंगे, बट आई टेल यू समथिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट सेड, जिससे आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है ना वो काफी हद तक चेंज हो जाएगा। देखिए, अच्छा आराम से सोचिएगा कि भाई मैं जब बोल रही हूँ बैकवर्ड कमीशन, ठीक है, मैं जब बोल रही हूँ बैकवर्ड क्लास, इस बैकवर्ड क्लास का मतलब क्या है? तो भाई बड़े आराम से मोरारजी देसाई साहब ने तो एक चीज बता दिया था कि या तो एक इंडिविजुअल को सोशली बैकवर्ड होना चाहिए या तो एक इंडिविजुअल को इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना चाहिए। तो हम जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई दो ग्राउंड्स है, मैंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा सर किस ग्राउंड पे आप मुझे रिजर्वेशन दे रहे हो, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर यू कैटेगराइजिंग मी एज एन ओबीसी। सुप्रीम कोर्ट ने ये चार्ट रखा मेरे सामने, आराम से समझना एंड अंडरस्टैंड कि भाई एक जगह सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो अगर आप सोशली बैकवर्ड हो और आप इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हो, यानी कि आप कास्ट से भी बैकवर्ड हो और आपके पास पैसे भी नहीं है, हम तो आपको रिजर्वेशन जरूर से जरूर देंगे, आपको रिजर्वेशन देंगे ताकि हम लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें। हमने बोला ओके सुप्रीम कोर्ट। बोला देखिए और एक केस होगा, एक केस होगा जब आप सोशली बैकवर्ड हो, ठीक है, मगर इकोनॉमिकली आपके फैमिली ने हाइट्स को छू दिया है, आपके फैमिली में कोई प्रेसिडेंट बन गया, आपके फैमिली में कोई IAS IPS बन गया, आपके इमीडिएट रिलेशनशिप में कोई IAS IPS बन गया, तो मैं जो हूं वी विल नॉट गिव यू reservation and we will categorize you into what is known as a creamy layer। ठीक है, आपको मैं रिजर्वेशन नहीं दूंगा, आपको मैं क्रीमी लेयर दूंगा। मैंने बोला ओके सर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला और एक एग्जांपल ले लो, आप सोशली बैकवर्ड नहीं हो, आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, मैं तब भी आपको रिजर्वेशन नहीं दूंगा। इस पॉइंट पे बहुत सारे लोगों का मुंह लटक गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला समझ लीजिए आप सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली यू आर ओके, यू आर नॉट वेरी वेल टू डू, तब भी मैं आपको रिजर्वेशन दूंगा। हमारा मुंह पूरी तरीके से लटक गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे बोला एक बात समझना, आराम से समझना, क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास का मतलब क्या होता है। क्लास is in India is actually equal to the caste of a citizen। Class is equal to a caste of a citizen। समझ लीजिए और एग्जाम्पल समझिए, जैसे इंडिया में आप लोग प्लेन्स के बारे जानते होंगे। प्लेन्स में आप लोग देखते होंगे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, आपके पास फर्स्ट क्लास भी होता है, यू हैव फर्स्ट क्लास, यू हैव बिजनेस क्लास एंड यू हैव इकोनॉमी क्लास। अब समझ लो मैं बहुत पैसे वाली इंसान हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, बट मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ना इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करूंगी बिकॉज आई डू नॉट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। और यहाँ पर देखो, समझ लीजिए मेरा एक नेबर है, उसके पास कुछ पैसे नहीं है, बिल्कुल पॉपर है वो, लेकिन वो क्या करता है, अपनी मम्मी के गहने वहने बेचता है और जाकर बिजनेस क्लास में बैठ जाता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस एग्जांपल इज कि क्लास के बेसिस पे कोई भी इंडिविजुअल पैसे के बेसिस से अमीर नहीं हो जाता है।
इट माइट बी दैट मैं बहुत रिच हूँ बट मैं फिर भी इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रही हूँ। एंड इट माइट बी कि मेरे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास बिल्कुल कोई पैसे नहीं है, फिर भी वो इंडिविजुअल ना फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा है। खाने के पैसे नहीं है बट वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ चॉइस, है ना। ये जो है ये मैटर ऑफ चॉइस है कि मैं किस जगह ट्रैवल कर रही हूँ। यस, अब देखिए इससे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ कि आपका जो इकोनॉमिक सिचुएशन है दैट इज यूजुअली अ वेरी टेम्पररी सिचुएशन। यानी जब आप ट्रेन या प्लेन से आप बाहर निकलोगे, आप क्या देखोगे, एक बिजनेस क्लास सिटीजन को, एक इकोनॉमी क्लास सिटीजन को टेक्निकली ट्रीटमेंट तो सेम मिलेगा। उसे भी अपनी जो सारी लगेज है उसे भी जाकर प्रॉपर तरीके से वही जो आपका घूमता हुआ आता है वहां से उसे अपना ट्रॉली उठाना पड़ेगा, तो ट्रीटमेंट तो सेम हो जाएगा। इन द सेम वे, इन द सेम वे अगर अगर समझ लीजिए, मगर आप अगर इससे बाहर निकलते हो तो ये जो फेज है आपका, जो इकोनॉमी का स्टैंडर्ड है, वो हमेशा एक टेम्पररी फेज है। इट इज अ टेम्पररी फेज, इट इज वेरी वेरी टेम्पररी बाय नेचर, वेरिएबल है। ऐसा हो सकता है कि भाई आपको अपनी जॉब पे बहुत अच्छा पे मिले, आपको टेम्पररी हो, मगर याद रखना गाइस, इंडिया में इंसान का जो क्लास है वो उसके पैसों पे बेस्ड नहीं है। आप लोगों ने खुद पर्सनल लाइफ में ये चीज नोटिस किया होगा कि आपके कास्ट के बेसिस पर, आपके इकोनॉमी स्टेटस के बेसिस पर नहीं, आपके कास्ट के बेसिस पर लोग आपको फॉरवर्ड क्लास या बैकवर्ड क्लास बताते हैं। यस, तो वो ये जो आपका सोशल कास्ट है, ये जो टर्म है आपका कास्ट, ये अगर आपसे इवन इफ यू बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन इंडिया, तब भी आपको ये बोला जाएगा, तब भी आपको ये बोला जाएगा कि आपका जो कास्ट है, तब भी आपको ये बोला जाएगा कि आप ये तो भाई पिछड़ा जात का है, ये जो है पिछड़ी जाति का है, ये जो है he is one person who will categorize as a backward class, yes or no। तो ये जो आपका social status है ये तो आपके साथ permanently रहेगा, it will stay with you permanently। whereas when you are talking about economically backward class, आप क्या इकोनॉमी ये कहीं ना कहीं एक temporary situation है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि मैं, आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, मैं उस पर उतना फोकस नहीं कर रहा हूं, मगर अगर आप सोशली बैकवर्ड हो तो मैं आपका ख्याल रखूंगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग, दैट इज वाई आप क्या देखोगे, आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा फोकस है ऑन एन इंडिविजुअल हु इज सोशली बैकवर्ड। ठीक है, ऑन एन इंडिविजुअल हु इज सोशली बैकवर्ड। अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन आंसर कर दूं, आपके दिमाग में एक चीज और आता होगा कि भाई ये जो मंडल कमीशन है, हाउ डिड इट सिलेक्ट कि यहां पर ओबीसी कौन है, उसे कैसे पता चला कि बैकवर्ड क्लास कौन है। मंडल कमीशन what they had done is they had technically gone to the so called forward classes, ठीक है, to the so called forward classes, और उनसे पूछा था कि तुम ही बताओ भाई कि बैकवर्ड क्लास कौन है, और इन्होंने बड़े अच्छे से बताया, ये जो नाम है ना, इस टाइटल का जो आदमी होता है ये बैकवर्ड क्लास है। उसने बोला अच्छा वो है ना, वो तो छोट जात का है, दैट पर्सन इज अ बैकवर्ड क्लास, ही तो पिछड़ा आदमी है। दैट इज द वे कि मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट बनाया था, फॉरवर्ड क्लासेस के सो कॉल्ड रिकमेंडेशंस के ऊपर ही मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट बनाया था, और उन्होंने बताया, फॉरवर्ड क्लासेस ने ये जस्टिफाई किया था कि बैकवर्ड क्लासेस कौन है। एंड दैट इज हाउ द मंडल कमीशन केम टू अ कंक्लूजन कि इंडिया में कितने सारे बैकवर्ड क्लासेस है और इन बैकवर्ड क्लासेस की तादाद कितनी की है। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बैकवर्ड क्लासेस को नंबर किया गया है। नाउ सी, अब देखिए हमने क्या बोला था, इंदिरा साहनी केस में मैंने आपको डायरेक्टली ये चीज बोला था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला है इन द इंदिरा साहनी केस कि भाई आपका जो रिजर्वेशन होगा दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन प्रमोशंस, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन प्रमोशंस। ठीक है, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन प्रमोशंस। और इसमें और एक चीज बोला गया था कि भाई आपका जो इक्वालिटी है, यू नो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इक्वालिटी वाला क्लॉज है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बीच आता है। इसीलिए इक्वालिटी को लाना is a fundamental right. In order to maintain equality, it is a fundamental right and this right can never be taken away. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो है, ये जो आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो, ये जो हम इक्वालिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, दिस इज ऑल्सो, ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, इट इज अ राइट। और ये राइट जो है, it is a part of the basic structure doctrine of the constitution which can never be taken away from the citizen, and hence
एंड हेंस इक्वालिटी लेना या मांगना एक इंडिविजुअल का कंप्लीट राइट है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है इंदिरा साहनी केस में, बोलता है भाई प्रमोशन नहीं मिलेगा बट इनिशियल अपॉइंटमेंट में आपको दे देंगे। इससे ना हमारा जो पार्लियामेंट है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। पार्लियामेंट बोलता है ऐसा क्यों करना भाई, हमने इन लोगों को एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, ठीक है, लेट अस गिव देम let us give them reservation and promotion also। तो हमारे पार्लियामेंट ने क्या किया, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकाला और इसके अंतर्गत दे हैड इंसर्टेड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A, जिसमें इन्होंने बोला देखो भाई आप लोगों को हम reservations तो देंगे ही, we will give you reservations in case of initial employment, but इस बार I will give you reservation in promotion। मैं आपको क्या दूंगी, I will give you reservation in promotion। This was said in which case? This was said in the 77 Constitutional Amendment Act, which inserted Article 16 subclause 4A, and this gave reservation in promotion to the other backward classes and the SCs and the STs। I hope ये वाला आप लोगों को याद हो। अब देखिए अब सी इसके बाद में आई एम जस्ट टेलिंग यू द केस नंबर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर्स, जो आपको हेल्प करेगा ये याद करने में कि SC ST OBCs का जो आज पोजीशन है वो कहां से आया। ठीक है, इसके बाद आया द 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 में 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया इन द ईयर 2000। ठीक है, इसने क्या किया, दिस इंसर्टेड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4B। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि भाई जो बैकलॉग है इट विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, नॉट ये एक नेगेटिव आर्टिकल था, इट विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। मतलब ना समझ लीजिए देयर इज अ पर्टिकुलर ईयर और इस ईयर में एक ऑर्गेनाइजेशन में से 50 सीट्स थे, इन 50 सीट्स में 40 सीट्स को फिलअप कर दिया गया था, तो आपका जो 50% का रिजर्वेशन था वो इन 50 सीट्स पे था, मगर अपेरेंटली सिर्फ 20 सीट फिल हुए हैं, 20 सीट जो है 10 सीट जो है वो खाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो 10 सीट होगा इसमें रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें आपको प्योरली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट काम करना पड़ेगा, यानी कि ये SC STs के हित में नहीं था। इन्होंने बोला जो बैकलॉग रहेगा, जो 50 और वैकेंसीज आएगा उसमें तो ये वैलिड रहेगा, उसमें जो है ये वैलिड रहेगा, मगर जब वो चीज हो जाता है, जब बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, पुरानी वैकेंसीज पूरी नहीं की जा पाती, तो इन दैट केस आप क्या देखोगे कि आराम से हमारा सुप्रीम कोर्ट हमें ये बोलता है कि भाई देखिए ये 10% इज बेस्ड ऑन मेरिट और मेरिट के बेसिस पे ही आपको ये जॉब मिलता है। क्यों? बिकॉज आर्टिकल 335 में ये बोल दिया गया है कि एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज फॉर दैट रीजन कि ये वाली जो चीज है ये मार्क आउट कर दी गई थी फ्रॉम द 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000। वेरी गुड। अब देखिए इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, मगर आपको फॉरवर्ड करने के लिए हर इंस्टीट्यूशन में, एवरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मार्क माय वर्ड्स, सारे के सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में SC STs को प्रॉपर तरीके से रिजर्व सीट्स दी जाएगी। हमने बोला वेरी गुड। नाउ द पार्लियामेंट टुक आउट व्हाट इज नोन एज द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, the 33rd Constitutional Amendment Act of 2005, और इसके तहत it included all private institutions, state and non-state, यानी भाई गवर्नमेंट का फंडिंग मिल रहा है तो भी, गवर्नमेंट का फंडिंग नहीं भी मिल रहा है तो भी आपका जो काम है वो है सारे के सारे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। यू हैव टू प्रोवाइड एजुकेशन। याद है आप लोगों को राइट टू एजुकेशन के साथ ये कहीं ना कहीं जुड़ता है, उसके बारे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो इन्होंने बोला कि भाई सारे के सारे एजुकेशन जो हो आप लोगों को SC और STs को प्रॉपर तरीके से रिजर्वेशन देना है। पूरी की पूरी जो स्कूलिंग फ्रेटर्निटी थी वो कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा हो जाती है। एंड व्हाट यू सी इज कि ये जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2005 का, दिस इज चैलेंज्ड इन द N नागराज केस ऑफ 2006। ये चैलेंज होता है इन द N नागराज केस ऑफ 2006। अब यहां पर क्या होता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कि पार्लियामेंट जो है वो किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन कर रही है। हाउ इज द पार्लियामेंट
at all questioning my right. How is it questioning the right for any individual? मेरा right को कैसे question किया जा रहा है? क्यों मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप लोग करो, मतलब आप लोग आराम से SC STs को रिजर्वेशन दो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, आप हम जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कैसे फोर्स कर सकते हो? तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे से बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये जो आर्टिकल है जो ये बोलता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो ये बोलता है कि आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दो, ये कहीं से भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट डज नॉट वायलेट द लॉ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इट इज नॉट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वायलेट नहीं कर रही है। और सिंस ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को ये नहीं कर रही है, हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में टेक्निकली ये अच्छे से लिखा हुआ है कि इन बैकवर्ड क्लासेस को हमें सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन देना होगा। वी हैव टू गिव देम व्हाट? वी हैव टू गिव देम सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन। और इसकी वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 93rd, ये बहुत ही ज्यादा वैलिड है। तो सारे लोगों का मुंह लटक गया, सबने बोला कि सर ये डिसाइड कौन करेगा? तो भाई एन नागराज केस ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो सारा का सारा जो ये पॉलिसी डिसीजंस है, all these policy decisions that have been taken have to be taken by the parliament। तो हमने बोला सर पार्लियामेंट क्यों, आप क्यों नहीं ले लेते हो? सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उन लोगों ने ये राइट दिया है हमारे पार्लियामेंट को। यू नो, दे हैव गिवन दिस राइट टू द पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। दे विल डिसाइड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन। और वो लोग जो है दे विल मेक पॉलिसीज फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन। और ये पॉलिसी बनाना पार्लियामेंट का काम है। हमने बोला ओके सर, अब सर ये तो हमें कम से कम बता दीजिए, एटलीस्ट हमें आप इतना तो बता दीजिए कि भाई ये सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये भी डिसाइड आपका पार्लियामेंट करेगा। हमने बोला ओके सर, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कितना रिप्रेजेंटेशन होगा, ये सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस। फिर हमने बोला सर एक बात बताइए, ये सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन जो है ये कब तक चलेगा? ये सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन कब तक चलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन भी आपका पार्लियामेंट ही लेगा। Parliament will decide when a particular backward class has been properly represented। और अगर पार्लियामेंट को जब तक ये नहीं फील होगा कि किसी एक क्लास को sufficiently represent किया गया है, तब तक वो उसे रिजर्वेशन दे सकती है। तो हमने बोला सर जब तक का मतलब है पूरे लाइफ? हाँ भाई पूरे लाइफ। जब तक पार्लियामेंट को ऐसा नहीं लगेगा कि एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों को प्रॉपर तरीके से रिजर्वेशन नहीं मिला है, तब तक पार्लियामेंट उनके लिए लॉज बना सकती है, उनको पूरी तरीके से बचा सकती है फ्रॉम अदर इश्यूज। तो ये चीजें आप देखोगे कि अच्छे से एन नागराज केस में बना गया था। आराम से और एक चीज समझिएगा, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट टाइम, पहले बार मतलब थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बोला था कि ये रिजर्वेशन जो है ये बेसिकली एक पॉलिसी है, एक पॉलिसी है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट आपको बोल रही है, मतलब इफ यू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। अब आप इसे नॉर्मली सोचिए, हमने आर्टिकल 14 के बारे में बात किया है। हमने आर्टिकल 14 में क्या कहा है कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इट्स सिटीजन्स। हमने क्या बोला है? स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। स्टेट विल गिव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। यस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ बोला है। ठीक है भाई, ये वाला हम समझ गए। आर्टिकल 15 हमें क्या बोलता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब अगर आप आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को समझो, आर्टिकल 15 जो है वो ये नहीं बोल रहा है कि हमें क्या करना है। आर्टिकल 15 ये बोल रहा है कि हमें क्या नहीं करना।
मतलब ये जो आर्टिकल है वो एक नेगेटिव आर्टिकल है, सीधी सी बात है। और अगर हम आर्टिकल 16 पर आते हैं, ये हमें क्या बोल रहा है, आपको इक्वालिटी देना है। यू शुड गिव इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। गाइस बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। आप बोले कि मैम क्या डिफरेंस है, एक ही तरह सा तो है। बिल्कुल नहीं। देखो समझ लो, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंडिविजुअल, मैं आपकी आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम अ डॉक्टर। एक डॉक्टर, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर बोलता है परेशान मत हो, आई विल नॉट हर्ट यू। एक डॉक्टर आपको बोलेगा आई विल नॉट हर्ट यू, मुझे तुम्हारा एग्जामिनेशन करने दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। तो आप फिर भी थोड़ा बहुत तो डरोगे ना कि पता नहीं ये डॉक्टर कैसा होगा, करेगा कि नहीं, क्या चेक करेगा, मुझे नहीं पता। और अगर एक और डॉक्टर आपके पास आता है और आपको बोलता है आई विल हील यू, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थोड़ी सी तो खुशी आती है कि बोल रहा है बंदा इतना कॉन्फिडेंट है, शायद तो कर ही देगा। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जैसे मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा, डू नॉट वरी, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा, एंड कम आई विल किस यू। दैट इज, दीज आर द टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ दीज आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 15 ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, डू नॉट वरी। आर्टिकल 16 मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें इक्वालिटी ला कर दूंगा। आई विल गिव यू वॉट इज नोन एज इक्विटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इसके लिए, तुम्हारे लिए मैं पॉलिसीज बनाऊंगा। और इन पॉलिसीज के अंतर्गत आप क्या देखते हो, आर्टिकल 15 बनता है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। आप क्या देखते हो, आर्टिकल 16 है। उसके बाद कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 335 है, जो कंप्लीटली डील करता है अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स जो है ये अच्छे से समझ में आए हों। सो इन द लास्ट क्लासेस, जिस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वी वर डिस्कसिंग राइट्स ऑफ इक्वालिटी। हमने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 को डिटेल में कवर कर लिया है। गाइस इसका जो पहला पार्ट रहेगा वो काफी स्लो और थोड़ा सा टायरसम है, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आपको एग्जॉस्टिवली पढ़ने हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो मेक श्योर आप लोग हमें बता दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।